ये क्वेश्चन नंबर है बेटा वर्कशीट का 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which touches the line lines है बेटा 4x minus 3y plus 10 equal to 0 and 4x minus 3y minus 30 equal to 0 and whose center lies on the line, 2x plus y equal to 0। क्वेश्चन को एक रफ डायग्राम बनाइए, है ना, और फिर ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन कभी भी दो लाइन ट्रेस करने से पहले इतना जो ध्यान रखा करो कि लाइन का नेचर कैसा है। टिल्टेड एक्यूट एंगल बनाएगी, एक्सिस ऑब्ट्यूज बनाएगी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखो। इतना भी रफ ना हो, पता पा लाइन को दोनों सारी को पैरेलल ही बना दिया। थोड़ा सा सेंस से बनाना बेटा लाइन को, ठीक है। ड्रॉ करो एक बार फिगर को। तो आप जो कर सकते हैं इस क्वेश्चन पूरी स्ट्रेट लाइन की नॉलेज से कर सकते हैं। सर्कल का क्वेश्चन कम है, सर्कल के लिए क्या चाहिए भाई, सेंटर रेडियस। लेकिन सारे सेंटर रेडियस फाइंड करने के लिए सारा काम तो उससे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन से। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आ रही जो आपको नहीं आती, है ना। तो देखिए क्वेश्चन जरा ध्यान से, सॉल्यूशन देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द लाइन दिस एंड दिस। देखो बेटा, देखते पता पड़ता है कि ये दोनों लाइन कैसी है बेटा, पैरेलल, क्योंकि उसका स्लोप इसका स्लोप या एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स या फिर उनका रेशियो सेम हो जाए। तो ये दो लाइन ले ली बेटा मैंने इस तरीके से, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है। अच्छा, ये दो लाइन पैरेलल है एंड सेंटर लाई ऑन दिस लाइन। और ये लाइन का सी नहीं है ना, तो ये ऑरिजिन से पास कर रही होगी, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है। हाँ, पर ये दोनों आपस में तीनों पैरेलल नहीं, यानी कि ये वाली लाइन इसको भी कट करेगी और इसको भी कहीं ना कहीं कट करेगी जरूर। ये कन्फर्म हो गया, क्योंकि इसका स्लोप सेम नहीं है और इसका स्लोप सेम नहीं है। तो ये वाली लाइन तो इसके को भी इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि इसका स्लोप इसके साथ भी सेम नहीं है और इसका स्लोप इसके साथ भी सेम नहीं है। तो ये रफ डायग्राम जो बना है कम से कम ये सोच के बने, ये नहीं लाइन ली दो लाइन टच कर रही हैं, हाँ जी टच कर रही हैं, कि तीसरी का सेंटर से पास हो रही है, पास कर दो। अरे भैया क्या कर रहे हो, दो लाइन टच पैरेलल भी है, टच भी कर रही है, तो पैरेलल तो बना भाई। और तीसरी लाइन किधर को जाएगी, तो ये देखना कि ये लाइन इसका स्लोप सेम नहीं है, इसका स्लोप सेम नहीं है, तो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल नहीं बनेंगी। तो ऐसे ना बनाओ बेटा, थोड़ा समझदारी से फिगर को ड्रॉ करना है, तो क्वेश्चन अपने आप कर पाएंगे। अच्छा, फिर इसमें भी हर स्टूडेंट सोच सकता है कि ये जो डिस्टेंस बनने वाली है ना, यहाँ पे टच है बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आगे है ना, तो सही तो डायमीटर हो जाएगा, दोनों पैरेलल है। तो छोटी छोटी क्लास में बता दिया जाता है, कब से पढ़ते हैं इस बात को, डायमीटर बनेगा ये। और फिगर से भी नजर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कि सर डायमीटर मिल गया, रेडियस मिल जाएगी। डायमीटर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन। और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या फॉर्मूला था, C1 माइनस C2 अपॉन अंडरवुड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A और B क्या होता है, इसके और इसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो लगा दो बेटा, C1 10 हो गया, C2 माइनस 30 हो गया, तो प्लस 30 बन गया अपॉन अंडरवुड। कितना बना, 16 प्लस 9 है ना, 4 माइनस 3 तो 9 ही बना। कितना हो गया बेटा, 40 अपॉन 5, यानी कितना बन गया 8 है। ये क्या है आपका डायमीटर। तो रेडियस क्या हो गया बेटा 4। इतना काम होता है। हमें सेंटर के लिए अप्रोच करना है कि सर इन दो लाइन का काम कुछ हद तक खत्म हो गया। अब एक काम करते हैं, इस लाइन की क्वेश्चन ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और एक ये लाइन है 4x माइनस 3y प्लस 10। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा नीचे लिखिए तो मैंने इधर लिख दी एक लाइन, आप इसके लिए यहाँ पे ये लिख लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे जो है सेंटर निकालना है।
मैंने कहा इस लाइन पे कोई पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ, क्या लूँ बेटा? अगर मैं y को t ले लूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, या x को t ले लो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? देखो x को t लिया हमने तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2t, तो xt और y -2t। इससे पता क्या होता है, अननोन जो 2 x1 y1 लेट करने पड़ते हैं उसकी जगह मुझे केवल एक अननोन लेट करना पड़ा। हाँ जी, और ये टेंजेंट के लिए मैंने आपको अभी सिखाया था कि परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम सेंटर यानी कि p = r, ठीक है, तो p = r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन इज इक्वल टू रेडियस। तो p = r क्या बना, जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, 4 पॉइंट पुट करना पड़ता है, 4t - 2t प्लस हो गया ना, और +10, एक ही अननोन में ध्यान है t, और a² + b², 9 हो गया। अरे कोफिशिएंट x कोफिशिएंट y इक्वल टू क्या लिख दूँ बेटा, रेडियस, और रेडियस निकाल चुका मैं 4 के साथ, t भी आ गया, सेंटर मिल गया, क्वेश्चन खत्म। तो मैंने तो कितना आसान सिखाया। आप p = r इस लाइन के लिए भी लगा सकते थे, ऊपर लाइन के लिए भी लगा सकते थे। मैंने कोई भी एक भी बात बता दो, अगर नहीं बताई हो आपको क्वेश्चन में, बताइए क्या? स्ट्रेट लाइन कोई भी ऐसा कंसेप्ट जो मैंने आपको नया बताया, मैंने जान के पैरामीट्रिक आपको यूज़ करना सिखाया है। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, 2 अननोन को एक अननोन में कन्वर्ट करता है और फिर क्वेश्चन जल्दी होता है। लिखो बेटा इसको, कितना बन गया बोलो, ये 40 प्लस बोलो 60 बनेगा ना, हाँ, इक्वल टू कितना बन गया 5, तो ये हो गया कितना 10t + 10 इक्वल टू कितना 20। तो भैया t की तो 2 वैल्यू आ रही है, चेक करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अब, है ना, ये ध्यान रखना। तो एक बार 10t + 10 को लिख लेते हैं +20, और एक बार 10t + 10 को लिख लेते हैं -20, है ना। तो 10t इक्वल टू कितना आ गया बेटा, तो t आ गया 1, और इधर 10t इक्वल टू कितना आ गया बेटा -30, इससे t आ गया -3। अच्छा जी, अब जरा सोचना, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। अगर मैंने पॉइंट सोचा कि t की वैल्यू 1 ले लूँ तो पॉइंट क्या मिला बेटा 1 और -2, और अगर मैं सोचूं कि मैं t की वैल्यू क्या ले लूँ बेटा -3, तो पॉइंट क्या आ गया बोलो, -3 और 6। अब भैया ये कैसे पता पड़े कौन सा आंसर ठीक है? एक समस्या और पैदा हो गई, क्या सोचे कौन सा आंसर ठीक है, 1 - 2 या -6, -3 और 6? तो मेरे दिमाग में बात आ रही है, अगर ये दोनों पॉइंट, ऐसा भी सोचता है कि हमने तो एक्चुअल फिगर बना ही नहीं है, हम ये देखते हैं कि 1 - 2 की पोजीशन इन दोनों लाइन के रेस्पेक्ट में क्या है। इस लाइन का क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं पता, ऐसा पता क्यों हुआ, समझ ना रहा? ऐसा इससे हुआ क्यों, p = r उस लाइन के लिए भी उसका था, इस लाइन के लिए भी उसका था, ठीक है। अब ये नोटिस करो, अगर मैं इस पॉइंट की पोजीशन यहाँ है और अगर ये पॉइंट में इस लाइन में पुट करता हूँ तो नेचुरली 0 तो बनाएगा नहीं, है ना, क्या बनाएगा, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। ऐसे ही ये वाला पॉइंट भी इस लाइन पे पुट कर सकता हूँ, और अगर दोनों लाइन में पुट करने पे उसके सेम साइन आए तो यानी कि वो पॉइंट उन दोनों लाइन के सेम साइड पर है, और अगर उस पॉइंट को पुट करने पर दोनों के अपोजिट साइन आए तो यानी कि वो अपोजिट साइड पर है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन सिखाया था। देखो पता क्या है, बहुत सारी चीज़ होती हैं, मैं इस क्वेश्चन को इसके बिना भी कर दूंगा, लेकिन मुझे आपको जो है ना ऐसा पढ़ाना है ताकि आप कल को कंपटीशन में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो जरा नोटिस करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, तो इसके तरीके आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने तो ये देखा कि अगर, अच्छा एक चीज़ देखो, ये तो आपने यहाँ से यूज़ करा, और आसान तरीका बताता हूँ। अगर मैं इसको 1 - 2 से डिस्टेंस निकालूँ तो ये भी तो 4 आनी चाहिए। अभी तो मैंने इस लाइन से निकाली थी, इससे भी निकाल के देखो 4 आनी चाहिए ना, इस तो बात ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, आसान तरीका यूज़ करते हैं, P निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 बनना चाहिए। रखो जी, इस पॉइंट से इस लाइन तक की दूरी है, रेडियस होनी चाहिए, रखो, पॉइंट पुट करो, 1 रखा 4 हो गया, -2 रखा कितना हो गया
6 माइनस 30 मॉडुलस अपॉन रूट 4 और 3 यानी कि 16 और 9, बच्चों कितना हो गया 20 अपॉन 5 यानी 4। ये वाला पॉइंट ठीक दे रहा है, 4 दे रहा है रेडियस। जरा ये रखना, इससे नहीं आने वाली, देखो देखे जरा, इससे प्रोबेबिलिटी से निकालो, -12 प्लस -18 -30 अपॉन कितना बेटा 5 ही बनेगा, अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 ही लिख के दिखाओगे 19 ये। तो आप ये देख रहे होंगे शायद ये वैल्यू सेम नहीं आने वाली, 4 नहीं आएगी ना, ये आएगी 4, ये 4 नहीं आएगी। इसका मतलब श्योर हो गया कि ये वाला पॉइंट इनकरेक्ट है, ये वाला पॉइंट करेक्ट है। तो ये एक आसान तरीका है, इसको यूज कर लो। ये हमारा सेंटर मिल गया। एक बार ये वाली बात बताऊं या नहीं, सुनेंगे ये वाली बात, आ गया तो समझ, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये सेंटर मिल गया मुझे, और रेडियस तो क्या मिली थी 4 थी मेरी। तो ये क्वेश्चन क्या हो गई, x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। देखो बेटा थोड़ी और प्रैक्टिस करते रहो आप ऐसे क्वेश्चन। अच्छा एक तरीका और हो सकता है, आपको बताऊं, वो तरीका ये हो सकता है सेंटर निकालने का आसान तरीका। आप पहले से नोट करो, फिर वो तरीका बताता हूँ, पहले से जल्दी से नोट करो। हाँ बेटा यहाँ तक कर लिया। अच्छा इसमें एक दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, रब कर दें। देखिए दूसरी अप्रोच क्या बन सकती थी, क्वेश्चन देखो बढ़िया है, पढ़ाने वाले ने वो क्वेश्चन को जान डाली क्वेश्चन के अंदर। वो क्या हो सकती है अप्रोच, देखो हम क्या करें कि अब सेंटर हम दूसरे से सोचते हैं। ये मैंने सेंटर, अभी तो हमने P इक्वल टू R मेथड से सीखा। अब ये हमने क्या किया बेटा कि जरा इस लाइन को 1 लेट कर लिया, इसको 2 लेट कर लिया, और इसको क्या लेट कर लिया बेटा 3। जरा 1 और 2 को सॉल्व करिए बेटा, 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो क्या मिलेगा हमें, ये पॉइंट टू इंटरसेक्शन मिल जाएगा। सॉल्व करो जी। नीचे वाली को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है 6x प्लस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ जी ये कट गया, कितना हो गया 10x इक्वल टू 30 यानी x इक्वल टू 3। x को 3 फिर यहाँ तो y कितना आ जाएगा -6। तो ये पॉइंट आया 3 और -6। ठीक है नहीं, x को 3 रखा, y -6 आ गया। और जो इन दोनों को सॉल्व करो, यानी इस लाइन को इक्वेशन 2, 3 एंड 4 को, 3 एंड 2 को बेटा सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्विंग करें तो ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन मिलेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ है 4x माइनस 3y इक्वल टू -10 उधर ला के लिख लिया, और ये है 2x प्लस y, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। हाँ जी सब कट कर दूँ, ये कट गया, कितना हो गया बेटा -5x इक्वल टू -10, और इससे x इक्वल टू आ गया 2। x को 2 रख लीजिए, इसी में रखो आसान है। तो x को 2 रखा तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया 2 रखो बेटा इसमें, तो वही आ गया -4। अब ये दोनों पॉइंट निकलेंगे पॉइंट टू इंटरसेक्शन। लॉजिकली देखो ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट ही होगा या नहीं, सोच के बताओ क्यों होगा। क्योंकि ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है ना ट्राइंगल, और एक ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल बेटा मेरे हिसाब से कॉन्ग्रेंट है। पर आप कैसे सोच सकते हैं सर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट लाइन, ये दोनों 90 और इनके बीच कॉमन ये साइड जो है इक्वल हो जाएगी, जो कि रेडियस बनेगी। तो इस तरह से ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। वैसे भी यार अक्ल से सोचो, ये क्या ज़रूरी है कॉन्ग्रेंसी पढ़ना। मैं तो जब देखो 8th क्लास में भी पढ़ते, 7th से पढ़ते कॉन्ग्रेंसी, 7th 8th में होती है, और फिर 10th तक भी चलती है। मुझे कॉन्ग्रेंसी तब कभी नहीं आती थी, लेकिन मैं तो लॉजिकली चलता। चलो यार लॉजिकली सोचो ना कि 2 ट्राइंगल है, कब कॉन्ग्रेंट होगी, इतना समझ लो कि वो ट्राइंगल एक के ऊपर ओवरलैप हो जाए तो कॉन्ग्रेंट है। नियम वो बना दिए गए आपके थोड़ी कन्वीनियंट करने के लिए, ताकि मैथमेटिक्स पढ़ सकें। लेकिन यहाँ तो साफ दिख रहा है यार, ये सर्कल है, ये 1-2 पैरेलल लाइन है, एक लाइन यहाँ से गई। एक चीज़ बताओ, अगर 2 रेल की पटरी के बीच में मैं एक सर्कल एडजस्ट कर दूँ, इसे फिक्स कर दूँ, और एक डंडा लूँ, उसे सेंटर से पास कराऊँ, तो आप ये बताइए दोनों ट्राइंगल सेम ना बनेंगे? क्यों भाई,
अरे इसको रोटेट करते हो चाहे ऊपर जी हो तो ट्राइंगल दोनों सेम नहीं बनेंगे, बिल्कुल सेम से मतलब कॉन्ग्रुएंट बनेंगे यार। वैसे भी दिख रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों 90 है और ये दोनों रेडियस होने की वजह से इक्वल है, तो इसे दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये बेटा साइड्स इक्वल होंगी तो ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट निकालना भाई, दिस प्लस दिस बाई 2 कितना बन गया, यहाँ पे y इक्वल 2 आ रहा है। अच्छा ये x2 था, अच्छा ये y मिलेगा, ये y है बेटा, ये y की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y को 2 रखो तो x की वैल्यू आएगी -1 आएगा। चलो जी मिड पॉइंट निकाल लो, क्या बना, दिस प्लस दिस बाई 2 कितना मिला, बोलो 1, और दिस प्लस दिस बाई 2 करोगे तो -4/2 -2, यही आया था आपका सेंटर पहले भी, तो ये भी अप्रोच ठीक है। लेकिन मुझे उससे पहले वाली अप्रोच जो आपने अप्लाई की है, मैंने आपको अप्लाई करके बताई, मुझे वो ज़्यादा पसंद आई थी, जबकि छोटी है, जबकि उसके अंदर कन्फ्यूज़न भी हुआ कि सर 2 वैल्यू निकल गई टी की, फिर 2 सेंटर आए, फिर हमने क्या सोचा वो सेंटर से यहाँ पे से भी तो 4 नीचे उसकी डिस्टेंस, तो दोनों में से 1 से 4 है, दूसरे से नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट तो मिल नहीं सकते, सेंटर तो एक ही होगा। तो मुझे वो अप्रोच इसलिए अच्छी लगी क्योंकि आपने जैसा पढ़ते चले गए उसको अप्लाई कर दिया। ये भी अच्छा मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, पर वो क्योंकि आपको आता तो ज़्यादा बेटर था, चाहे उसके अंदर थोड़ी सी मुसीबत हुई, पर वो हमें आगे क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 17 वर्कशीट का। क्वेश्चन द सर्कल x² + y² प्लस -2x -2y + 1 = 0 is rolled along the positive direction of x-axis and makes one complete roll full stop. Find the equation of circle in new position. ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन इजी है, आई थिंक सबसे हो जाएगा। फिगर ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चन में कोई अलग से कोई ज्योमेट्री एप्लीकेशन नहीं होना, इजी क्वेश्चन, ट्राई करो बेटा। चलिए मैं करता हूँ बेटा, क्वेश्चन इजी है। द सर्कल दिस, हाँ जी सर्कल क्या है बेटा जी, ये वाला इक्वेशन दे रखी है, इससे सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x का आधा रिवर्स साइन यानी 1, कोफिशिएंट ऑफ y का आधा फिर रिवर्स साइन यानी कि 1, ये हो गया सेंटर। रेडियस क्या होती है बेटा, g² + f², जबकि -g है, लेकिन अरे -g तो होता है, अरे -f, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो -g का स्क्वायर भी g बनेगा ना, g² ही बनेगा, नहीं समझ रहे। g² + f² -c क्या है जी 1, ये क्या आ गया, रेडियस 1 आ गया। तो ये सर्कल है जिसका सेंटर 1 है, रेडियस भी 1 है, तो 1 और 1 और रेडियस भी 1, ये तो टच कर रहा होगा भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, टच कर रहा होगा, 1 1 तभी तो आएगा। बिल्कुल सही प्लॉट कर दिया, 1 1 और ये भी 1, सर्कल ही हो गया। अभी कह रहा है एक कंप्लीट रोल करता है, तो यहाँ से घूम के ये रोल करके एक चक्का पूरा चलता है, यहाँ पहुँच जाता है, तो रेडियस तो नहीं बदली होगी, क्या बदली होगी, रेडियस तो 1 रही होगी, 1 ही रही होगी, लेकिन ये डिस्टेंस से ट्रेवल की है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 थी बेटा, और यहाँ पे यहाँ तक इसे 2πr चला, मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर उसने कंप्लीट 1 रोल करा है तो कितना चला, 2πr अपनी सर्कमफ्रेंस के बराबर, तो 2πr कितना है बेटा, r तो 1 था इसका, तो 1 यानी 2π इसमें चला। इससे क्या पता पड़ा, इसके कोऑर्डिनेट मिल गया हमें सेंटर के, ध्यान से देखो, एक तो 1 ये और प्लस 2πr यानी कि 1 + πr, ये सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस हुई 1 + πr नहीं है, सॉरी 2r 2π, ये 2π हो बेटा, 1 + 2π ये डिस्टेंस हो गई, और ये हाइट 1 है, तो सेंटर मिल गया 1 + 2π, 1,
तो सर सेंटर पता है, रेडियस भी नोन है। इक्वेशन लिखो, x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर कितना है 1 का स्क्वायर। क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है जी, तो मैं समझता हूँ इजी क्वेश्चन था ये भी बहुत। ठीक है बेटा, है ना।